हेलो दोस्तों, इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं NEP 2020 of the higher education system. So we'll try our best कि this session is going to be fruitful and we'll try to cover all the concepts in interesting way. So without delaying further, let's get started. So जो ये NEP 2020 है ना, this was influenced by the draft of NEP 2019 जो चेयर था by Dr. K. Kasturi Rangan. तो अब हम पढ़ते हैं NEP 2020 के फीचर्स। सबसे पहला फीचर है विजन ऑफ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। तो इसका क्या मतलब हुआ? NEP 2020 का ये विजन है कि इंडिया को पोजीशन करे एज अ ग्लोबल नॉलेज ऑफ सुपर पावर। NEP 2020 थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है, ये तीसरा एजुकेशन पॉलिसी है। पहला 1968 में हुआ था, फिर 1986 में हुआ था। इसका बस नंबर उल्टा कर दीजिए। Third feature of NEP 2020 is aligning with SDG 4 2030 agenda. अभी SDG 4 क्या कहता है? SDG 4 जो है ना, वो प्रमोट करता है क्वालिटी एजुकेशन को। ये SDG 4 जो है वो क्या कहता है कि इंश्योर करो कि इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन हो and promote lifelong learning opportunities for all. Learning opportunities सबके लिए होनी चाहिए और inclusive और equitable होनी चाहिए। And NEP 2020 का एम है कि ये SDG 4 का जो गोल है 2030 तक अचीव हो जाए। होलिस्टिक अप्रोच, सो बच्चों का कॉग्निटिव, physical and social development होना चाहिए। So by this we are aware of the 4 key features of NEP 2020. हाँ जी, so ये वही स्कूल है जहाँ पे मैंने और आपने 12 साल अपनी जिंदगी के बिता दिए, ठीक है। 10 years when we were up to the age of 16 years, from 6 years to 16 years and 2 more years, 16 years to 18 years. अब ये 2 more years वाली बात जो है, कुछ जगहों पे हायर लेवल की लर्निंग स्कूल में होती थी 11th and 12th, बट कुछ जगहों पे कॉलेज के बेसिस पे होती थी। हमारे यहाँ पे तो कॉलेज सिस्टम चलता था, तो हमारा 11th and 12th नहीं था, कॉलेज था। पर ये क्या बात हुई? ये एग्जिस्टिंग एकेडमिक करिकुलम की बात हुई। एग्जिस्टिंग में मैंने और आपने ऐसे पढ़ा है, बट आगे का प्रपोजल क्या कहता है? क्या आगे भी स्कूलिंग की ऐसी ही सिस्टम रहने वाली है या इट्स गोना चेंज? NEP 2020 का एकेडमिक करिकुलम है, वो क्या प्रपोज करता है? ये आप ऐसे याद रखो कि 5+3+3+4 करिकुलम है। अगर आप ये याद रख लोगे एंड व्हेन द बेस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 3, आप बस अगर इसको ऐड करते रहोगे तो आपका एज वाला पार्ट तो कवर हो जाएगा। बस अभी हमें कंटेंट पे ध्यान देना है कि व्हाट डज ईच स्टेज 5+3+3+4 मीन एंड व्हाट इज इंक्लूडेड इन ईच वन ऑफ देम। तो सबसे पहला जो 3 इयर्स है, जिसे हम प्ले होम बुलाया करते थे, जो प्री स्कूल पीरियड है, ये बच्चों की पढ़ाई होगी आंगनवाड़ी नहीं तो बाल वाटिका में। और इसको आप MCQ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो फाउंडेशनल स्टेज है, जहाँ पे प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, मल्टी लेवल लर्निंग होती है, वो कहाँ होती है और उसे क्या बोलते हैं? आंगनवाड़ी नहीं तो बाल वाटिका। फिर क्योंकि ये 5+3 है, तो ये हुआ 3 का डिवीजन। नेक्स्ट 2 इयर्स जो है आपका क्लास 1 to 2 भी फाउंडेशनल स्टेज में गिना जाएगा। इधर गलत है, इसे आप प्लीज करेक्ट कर लेना। दिस इज फाउंडेशनल। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल का होगा, फ्रॉम क्लास 3 to 5, एंड इधर आप डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेंगे, क्लासरूम बेस्ड लर्निंग होगी। तो इधर आप डिस्कवरी स्टेज पे आ जाएंगे जब आप नई नई चीज़ें डिस्कवर करेंगे। फिर आप आएगा आपका मिडिल स्टेज, तो जो और 3 साल तक रहेगा, फ्रॉम क्लास 6 to 8। इधर आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ध्यान देंगे, जैसे साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, ऐसे काफ़ी सब्जेक्ट्स पे आपका ध्यान जाएगा। फिर जो लास्ट 4 इयर्स है 9 to 12 क्लास की, जो आपकी लास्ट सेकेंडरी स्टेज होगी, उधर आप मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे। आपको चॉइस दिया जाएगा कि आपको कौन सी सब्जेक्ट चूज करना है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। सो दिस इज द न्यू पेडागोजिकल करिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। हम स्कूल एजुकेशन के कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। सो टोटल में 15 पॉइंट्स है। आपको इसमें से कुछ रट्टा नहीं मारना है, बस आपको एक बार सुन लेना है कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो अगर कहीं से भी कुछ क्वेश्चन आता है तो यू कैन आंसर। बाकी टफ कुछ नहीं है, इट्स जस्ट नॉलेज बेस्ड दैट यू शुड नो इट, ठीक है।
First one is the aim to achieve universal education from preschool to सेकेंडरी लेवल बाय 2030। तो एनईपी 2020 का क्या एम है? प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक सबको एजुकेशन पहुंचे, ये एम है 2030 तक। न्यू करिकुलर एक्टिविटी इज 5+3+3+4 एंड इट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग 10+2 सिस्टम। तो ये हमने अभी जस्ट पढ़ा कि जो 10+2 सिस्टम हम पढ़ा करते थे, इट विल नो लॉन्गर बी देयर, 5+3+3+4 का करिकुलर स्ट्रक्चर होने वाला है। नेक्स्ट इज जेंडर इंक्लूजन। हमने पढ़ा था ना कि SDG 4 में सबको इंक्लूसिव इक्विटेबल एजुकेशन मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट कि सबको इक्विटेबल एजुकेशन मिलेगा इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स। ठीक है। बोर्ड एग्जाम फॉर 10th एंड 12th विल बी मेड ईजियर बेस्ड ऑन कोर कॉम्पिटेंसी। ठीक है, हमारे टाइम जैसा उतना टफ नहीं रखेंगे, कॉम्पिटेंसीज के बेस्ड पे बोर्ड एग्जाम को थोड़ा इजी बनाया जाएगा। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी इनिशिएटेड। तो आप ABCD को याद कर लीजिए, हो गया क्या? लिटरेसी एंड 1 to 3 न्यूमरोलॉजी। तो दिस इज द मिशन। तो एक नेशनल मिशन है कि फाउंडेशनल बेसिस पे लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए इनिशिएट की जाएगी चीजें। क्या कह रहे हैं कि वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप्स। तो हमारी पढ़ाई कैसे हुई थी? इट वॉज वेरी रूट बेस्ड। एंड क्या वो सही था? इफ यू आस्क मी, आई डोंट थिंक द वे वी स्टडीड वॉज राइट ऑल्सो। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर आपको इंडस्ट्री बेस्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल एक्सपोजर बेस्ड लर्निंग मिल रही है, वो भी क्लास 6 से, तो इसे हम कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन। ये प्रपोज किया गया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, जब आप प्रैक्टिकली चीजें सीखेंगे, ना कि सिर्फ क्लासरूम बेस्ड लर्निंग। मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज में आपको दैट विल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब आपको पढ़ाया जाएगा अप टू ग्रेड 5। तो रीजनल लैंग्वेज का ये भी मीनिंग हो सकता है कि सपोज करें कि आप नॉर्थ इंडिया में, तो मेजोरिटी उधर लोग समझते हैं हिंदी लैंग्वेज को, तो वो रीजनल लैंग्वेज मानी जा सकती है। नहीं तो मदर टंग मतलब जिस जिस स्टेट का जो जो लैंग्वेज है वो। असेसमेंट विल इंक्लूड 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, मतलब कि हर वे में आपको असेस किया जाएगा, ना कि सिर्फ मार्क्स बेस्ड वे में। हर वे में जो भी आपको आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट में आता है, उस वे में आपको असेस किया जाएगा। जो जो टीचर बनना चाहते हैं, तो उसकी टीचर की डिग्री क्या होती है? B.Ed। ठीक है। तो 4 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री होगा बाय 2030। फोकस ऑन सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, जिसे हम याद रखेंगे SCDGs के नाम से। तो इन पे अच्छे से फोकस रहेगा। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट 5 पॉइंट्स। बात करें अगर हम रिक्रूटमेंट की, तो टीचर का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, एंड जो प्रमोशंस है वो भी मेरिट बेस्ड होने वाले हैं। क्रिएशन ऑफ NPST मतलब नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स होने वाला है बाय 2022। सो इधर मतलब स्टैंडर्ड्स रहेंगे काफी टीचर्स के रिलेटेड, जो गाइडबुक की तरह फॉलो करेंगे। इसका क्रिएशन 2022 तक मतलब प्रपोज्ड है। SCERT will develop School of Quality Assessment and Accreditation Framework SQAAF। तो मतलब कुछ तो एसेस करने के लिए एक अक्रेडिशन बॉडी होनी चाहिए जो स्कूल की क्या क्वालिटी है वो सब एसेस करे। तो दैट विल बी डन। एंड SCERT का फुल फॉर्म हुआ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्कूल क्लस्टर्स फॉर रिसर्च शेयरिंग एंड गवर्नेंस थ्रू कंसल्टेशंस। स्कूल क्लस्टर्स का क्या मतलब हुआ कि मतलब शेयरिंग ऑफ नॉलेज। सो जो एक स्कूल के पास एक फैसिलिटी है, दैट स्कूल कैन होस्ट certain things for the other school, या किसी ना किसी वे में resource sharing जब होता है, that can happen through school clusters. Then separate system for policy, regulation and operations of academic streams. So हर एक चीज का separate system हो तो everything can be handled in a better way, effective way. So ये complete होती है इधर हमारी school education का part. हायर एजुकेशन के बारे में बात करें तो हायर एजुकेशन में भी काफ़ी चेंजेस रहेंगे। जैसे इधर का हायर एजुकेशन में ना करिकुलम बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगा और मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस मिलेंगे। ऐसे नहीं कि अगर आपने एक डिग्री ले ली तो आप फंस गए हो। सपोज अगर आपको 1 साल में एग्जिट करना हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस चीज़ का। आप 2 साल में एग्जिट करना चाहे तो आपको उसका एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा।
3 साल पे एग्जिट करने के लिए बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी एंड 4 साल तक में आपको बैचलर्स विद रिसर्च मिल जाएगा। तो अभी जो यूजी का सिस्टम है ये फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है, वरना यूजुअली क्या होता था कि हम कभी कुछ ले एंड बाय सर्टेन टाइम्स हमको पता नहीं होता था कि दिस इज राइट फॉर अस, रॉन्ग फॉर अस, एंड 1 साल के बाद हमें लगता था कि यार दिस इज नॉट व्हाट वी वांटेड टू डू। तो हमको एग्जिट का ऑप्शन नहीं था, जो अभी अवेलेबल है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, विच इज अ वेरी गुड रिफॉर्मेशन, राइट। अभी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी बहुत फेमस हो रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि अगर आपने कॉमर्स लिए तो आपको कॉमर्स के स्ट्रीम में ही आगे बढ़ना है, पर अभी ऐसे भी ऑप्शंस दिए जाते हैं जहाँ पे आप इंटरडिसिप्लिनरी वे में पढ़ सकते हैं। इधर क्या कहा गया है कि यूजी हो, पीजी हो या पीएचडी लेवल के कोर्सेस हो, इंटरडिसिप्लिनरी रहेंगे। मतलब हो सकता है आपको साइंस के साथ थोड़ा एलिमेंट्स ऑफ आर्ट मिक्स करना हो, या कुछ भी हो सकता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी and courses will be designed to bridge the multiple disciplines, ठीक है। एंड इधर एक बात की गई है कि एमफिल के जो कोर्सेस है वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे अब से। अब हम बात करते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की। तो इसके बारे में तो हम सबको पता ही है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है वो फैसिलिटेट करता है क्रेडिट्स को कोर्सेज के बीच ट्रांसफर करने में, एंड इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी इन हायर एजुकेशन। तो एक वर्चुअल रिपोजिटरी है हमारे क्रेडिट्स की। सोचो आपने एक डिग्री पूरी की है तो उसके कुछ जो क्रेडिट्स है वो इधर क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है। तो इट्स लाइक इट क्वांटिफाइज, आपने जो पढ़ाई की है उसको एक टाइप का क्वांटिफाई करने का ये सिस्टम है। सो दिस इज ऑल अबाउट एबीसी। हम नेक्स्ट 4 पॉइंट्स क्विकली कवर कर लेते हैं। सो सबसे पहला है फेजिंग आउट सिस्टम। तो फेजिंग आउट सिस्टम में क्या कह रहे हैं कि द अफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस विल बी फेज्ड आउट इन 15 years एंड ऑटोनॉमी विल बी ग्रांटेड टू कॉलेजेस। मतलब हर एक कॉलेज किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होती है, तो दैट इन्फ्लुएंसेस देयर डिसीजंस इन सिलेबस मेकिंग, या कैसे डिग्री ग्रांट करनी है, एग्जाम्स, वो सारी चीजें। तो इधर क्या गोल है कि 15 साल में ये पूरा फेज आउट होके कॉलेज को ही अपनी ऑटोनॉमी दी जाएगी एग्जाम कंडक्ट करने में, सिलेबस डिजाइन करने में, ताकि क्वालिटी भी हो और इनोवेशन भी हो। फिर हम बात करते हैं इंक्रीज इन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अभी करंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है 26.3% है। टारगेट क्या है कि 50% से इंक्रीज हो बाय 2035। तो हायर एजुकेशन विल बी रेज टू 50% बाय 2035 एंड एम क्या है कि 3.5 करोड़ सीट्स जो है क्रिएट हो। नेक्स्ट है टीचर की एजुकेशन प्रोसेस के बारे में। NCFTE दैट इज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, वो प्रोग्रेस में है। एंड बाय 2030 ये कहा जा रहा है कि अगर आपको टीचर बनना है, कुछ पढ़ाना है, तो एक 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री जो बीएड डिग्री है वो मिनिमम मानी जाएगी आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन इंटीग्रेट will become an integrate part of higher education and multidisciplinary streams के साथ इसे future ready learning के लिए प्रपोज किया जा रहा है। Increased investment, center and state will work together to increase public investment in education. So education में investment increase करने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट साथ में काम करेगी एंड गोल क्या है 6% ऑफ जीडीपी रीच करने का। So this is all about higher universities. तो हम पढ़ चुके हैं स्कूल के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में। तो अब इस स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट कंसेप्ट, ठीक है। द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इज द सिंगल रेगुलेटर proposed by Ministry of Education to oversee entire higher education system in India. So, हमारे भारत की जो पूरी एजुकेशन सिस्टम है उसको ओवरसी करने के लिए जो बॉडी बनाई गई है वो है हायर एजुकेशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया एंड ये प्रपोज्ड है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पर ये क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि एक ट्रांसपेरेंस गवर्नेंस होना चाहिए।
ट्रांसपेरेंस गवर्नेंस होना चाहिए, एंड बहुत सारी मल्टीपल अगर बॉडीज होती है तो वो खुद ही एक दूसरे में ओवरलैप हो जाती है। तो वो अवॉइड करने के लिए, टू एनकरेज ऑटोनॉमी विद अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी मेंटेन करने के लिए और हर एक चीज की अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, टू प्रमोट इनोवेशन रिसर्च एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। सो इन सब वजह से HECI को बनाया गया है। तो HECI की 4 रेगुलेटरी बॉडी है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके फुल फॉर्म्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो HECI के 4 रेगुलेटरी बॉडी है। सबसे पहला है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। तो रेगुलेटरी के कीवर्ड से आप इसको भी याद कर सकते हैं, दैट इज रूल मेकर, सेट्स एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, अप्रूव इंस्टीट्यूशंस एंड मॉनिटर्स कंप्लायंस। बट इसमें एक्सक्लूड होता है मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। देन है नेशनल अक्रेडिशन काउंसिल। तो अक्रेडिशन इज अगेन द कीवर्ड, जिसको आप quality checker, accredits institutes and program and uses a meta accreditation approach. Third one is National Higher Education Funding Council. तो ये फंडिंग पे ध्यान रखता है, जैसे इंस्टीट्यूट्स को फंड करता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे, नेशनल प्रायोरिटी को सपोर्ट करता है, एंड समटाइम्स एक्ट्स एज हायर एजुकेशनल ग्रांट्स काउंसिल। फोर्थ वन इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन मैनेजमेंट। सो इधर का कीवर्ड क्या हुआ, मैनेजमेंट। लीडरशिप का ध्यान रखता है, सेट करता है लर्निंग गोल्स, हमारे रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखता है, पॉलिसी का ध्यान रखता है। तो ये पूरी मैनेजमेंट की जो बातें आती है वो इस बॉडी में कवर होती है। सो द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ दिस हायर एजुकेशन काउंसिल क्या है कि क्वालिटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, ऑटोनॉमी हो, रिसर्च हो, और ग्लोबली higher education has a proper reach. So this is all about higher education in a nutshell. Everyone, by this we cover NEP 2020. I hope you all like the session. For further sessions, kindly stay tuned and also subscribe the channel. See you all until the next session. Have a good day. Bye bye.